3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इससे पावर दे देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों, इसके अंदर हमने पहले से ही डेटा यानी कि जो हमारा कोडिंग है वो इसकी EEPROM के अंदर पहले से ही फ्लैश कर दिया है। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आशीष टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक ये आईसी है जो कि है हमारी एक माइक्रो प्रोसेसर आईसी। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक और आईसी है जो कि है हमारी एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी। दोस्तों दोनों ही आईसीज का नंबर आप दे सकते हैं, ये दोनों ही अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ अलग है दोस्तों और माइक्रो कंट्रोलर का यूज़ अलग है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ दोनों के अंदर ही क्या डिफरेंस है, दोनों का एप्लीकेशन अलग क्यों है दोस्तों आपस में ही, और साथ ही दोस्तों इन दोनों के अंदर मेजर डिफरेंस क्या है। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि दोनों ही आईसीज को अगर आपको यूज़ करना है तो आपके लिए कौन सी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को एक छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं। दोस्तों आपने कभी ना कभी कंप्यूटर का यूज़ किया होगा और उसके अंदर लगने वाले सीपीयू को भी देखा होगा। दोस्तों सीपीयू जो होता है वो हमारा एक कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और दोस्तों वो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा होता है। और ये जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है दोस्तों, ये सेम सीपीयू की तरह ही वर्क करता है, यानी कि दोस्तों ये भी एक सीपीयू है बट बहुत ही छोटे साइज़ में एक छोटी सी चिप के फॉर्म में है, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर भी कह देते हैं। तो दोस्तों ये जो माइक्रो प्रोसेसर है बेसिकली एक सीपीयू ही है, बट गाइज इसका जो स्ट्रक्चर है, जो इसका डायमेंशन है वो बहुत ही छोटा सा है, एक आईसी यानी कि एक चिप के फॉर्म में है। तो इसे ही हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी सीपीयू की तरह ही एक प्रोसेसिंग यूनिट है और गाइज ये किसी भी डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर के साथ हमें यूज करने के लिए और एडिशनल कौन से कंपोनेंट्स का यूज करना पड़ता है। दोस्तों ये है एक SPI बायोस मेमोरी। दोस्तों इसको हम कहते हैं EEPROM। EEPROM का दोस्तों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये जो हमारी आईसी है इसके अंदर ही हमारा डेटा यानी कि सॉफ्टवेयर स्टोर किया जाता है और दोस्तों इसे हम रोम के नाम से भी जानते हैं। रोम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो दोस्तों यहाँ पर रोम का ही ये एडवांस वेरिएंट है जिसे गाइज हम इलेक्ट्रिकली इरेज या प्रोग्राम कर सकते हैं, इसीलिए दोस्तों इसका पूरा नाम EEPROM हो गया। दोस्तों इसके अंदर हम बाइनरी फाइल यानी कि जो हमारी बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग होती है उसे हम स्टोर करा देते हैं और दोस्तों वो जब स्टोर इसके अंदर हो जाती है तो दोस्तों इसके थ्रू ही हमारा डेटा सिग्नल निकलता है जो कि हमारे सीपीयू के अंदर जाता है और वहां से दोस्तों उसे प्रोसेस करता है। दोस्तों यहाँ पर एक और आईसी है जो कि हमारी रैम के नाम से जानी जाती है। दोस्तों रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। गाइज रैम को भी हमें यूज करना पड़ता है सीपीयू के साथ, क्योंकि जब भी हमारा जो सीपीयू होता है यानी कि प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसिंग कर रहा होता है तो वो जो डेटा है गाइज वो उसको मिलता है हार्ड डिस्क के यानी कि एक स्टोरेज डिवाइस से। यहाँ पर हार्ड डिस्क या SSD कोई भी आप स्टोरेज डिवाइस का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों उसके अंदर से जो हमारा डेटा होता है वो सबसे पहले रैम के अंदर जाता है और रैम से ही दोस्तों हमारे सीपीयू तक वो जाता है, क्योंकि दोस्तों जब भी प्रोसेसिंग होती है तो वो बहुत ही हाई स्पीड में होती है और वहाँ पे दोस्तों अगर आपका जो डेटा है वो कहीं पे भी अटक जाता है यानी कि उसे आने में टाइम हो जाता है तो सीपीयू की परफॉर्मेंस वहाँ पर ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से हमें रैम का यूज़ करना पड़ता है और जो भी हमारा डेटा होता है हार्ड डिस्क से या SSD से वो हमारा सबसे पहले रैम के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर किया जाता है और उसके बाद दोस्तों ये जो रैम है, रैम से ही हमारा जो डेटा है वो जाता है सीपीयू में और सीपीयू उसे प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है। ये है एक DTH कार्ड जिसके अंदर भी सभी कंपोनेंट्स यानी कि सभी एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में अच्छी तरह से बताने के लिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ये जो बड़ी वाली आईसी देखने के लिए मिल रही है ये है हमारा CPU यानी कि माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद ये जो थोड़ी सी आपको इससे अलग डायमेंशन में आईसी देखने को मिल रही है ये है दोस्तों हमारी रैम। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इस रैम के अंदर ही हमारा सबसे पहले जो डेटा होता है वो आता है और यहाँ से ही हमारे सीपीयू के अंदर जाता है। और ये जो आप एक और आईसी देख रहे हैं 8 पिन की, ये है हमारी रोम। तो रोम के अंदर दोस्तों हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो कि दोस्तों मेन डेटा है हमारा इस कार्ड को ऑपरेट कराने के लिए। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी हमारा हार्ड डिस्क तो यूज़ किया नहीं गया है यानी कि स्टोरेज डिवाइस यूज़ नहीं की गई है, तो रैम के अंदर डेटा कहाँ से आ रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये जो हमारी रोम है दोस्तों, इस रोम के अंदर जो हमारा डेटा यूज़ किया गया है
वही डेटा दोस्तों हमारे रैम के अंदर भी जा रहा है। सॉफ्टवेयर हमारे इस आईसी के अंदर स्टोर किया गया है, उस सॉफ्टवेयर को ये कुछ टाइम के लिए अपने पास पहले स्टोर कराता है और जब रैम के अंदर वो डेटा स्टोर हो जाता है तो धीरे धीरे दोस्तों वो सीपीयू को भेजता रहता है और सीपीयू उसे प्रोसेस करता रहता है। तो इस वजह से दोस्तों इसमें एक्सटर्नल किसी भी बड़ी जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है उसका यूज़ नहीं किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स की। दोस्तों माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं वो भी एक प्रकार के कंट्रोलिंग यूनिट ही हैं, यानी कि इसे भी आप एक सीपीयू भी कह सकते हैं। बट दोस्तों ये माइक्रो प्रोसेसर से एक स्टेप एडवांस होता है, क्योंकि गाइज ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले हमें यूज़ करना पड़ता था रोम का, इसके साथ ही यूज़ करना पड़ता था रैम का, और साथ ही दोस्तों सेल्फ में यहाँ पर हमारा होता था प्रोसेसर। बट गाइज माइक्रो कंट्रोलर यहाँ पर एक स्टेप आगे इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तीनों ही चीज़ें इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर बिल्ट इन है, यानी कि दोस्तों एक माइक्रो कंट्रोलर के अंदर सभी चीज़ें पहले से ही मौजूद होती हैं। और दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है एम्बेडेड सिस्टम्स को बनाने के लिए। साथ ही अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इसे लो पावर एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप इसे कम पावर सप्लाई देकर अच्छे से एक एम्बेडेड सिस्टम या फिर किसी भी एक प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करके उसे ऑपरेट करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस आईसी के अंदर ही पहले से ही इसका जो रैम और रोम है, जिसकी वजह से दोस्तों ये अच्छी तरह से वर्क भी कर सकता है और इसके अंदर ही आप डेटा को स्टोर भी करा सकते हैं। साथ ही इसकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी इसके अंदर ही बिल्ट इन है, यानी कि प्रोसेसर भी इसके अंदर बिल्ट इन है। माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक चीज़ और है जो कि मैंने अभी आपको नहीं बताया था और वो भी इसके अंदर इंक्लूड है, वो है दोस्तों हमारे इस प्रकार के क्रिस्टल्स। तो दोस्तों ये जो क्रिस्टल्स हैं ये भी आपको माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है माइक्रो कंट्रोलर या किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को क्लॉक सिग्नल देने के लिए। क्लॉक सिग्नल्स क्या होते हैं? किसी भी प्रोसेसर या किसी भी माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए आपको एक क्लॉक सिग्नल देनी होती है जो कि उस प्रोसेसर या उस माइक्रो कंट्रोलर की हार्ट बीट की तरह होती है, और दोस्तों वो उसे एक स्पेसिफिक टाइम के लिए सिग्नल देती है जिससे कि उसे पता चलता है कि क्या टाइमिंग है। क्योंकि दोस्तों उस प्रोसेसर को नहीं पता है कि रियल टाइम क्या है, तो उसको वर्क करने के लिए एक हमें रेफरेंस यहाँ पर टाइम देना होता है जो कि हमारा एक सिग्नल होता है, और उसके लिए ही हम यूज़ करते हैं यहाँ पर क्लॉक सिग्नल यानी कि क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास है एक ये आर्डिनो यूनो, और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं सेम यहाँ पर वही माइक्रो कंट्रोलर है जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस बोर्ड में तो आपको कहीं पर भी कोई एक रोम आईसी या रैम आईसी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ये आईसी रोम लगती है दोस्तों तो ये गलत है दोस्तों, क्योंकि ये है हमारी एक ऑप एम्प। मेरे पास एक और बोर्ड है जो कि थोड़ा सा इससे सस्ते में मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा, ये भी एक आर्डिनो यूनो है, बट इसके अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर है वो एसएमडी का यूज़ किया गया है, एसएमडी वेरिएंट। यहाँ पे डीआईपी है, और इसके अंदर आप थोड़ा सा देख सकते हैं ये इसके अंदर जो कंपोनेंट्स है दोस्तों वो थोड़े से सस्ते कंपोनेंट्स यूज़ करे गए हैं। इस वजह से मार्केट में ये आपको इजीली चीप प्राइस में मिल जाता है, और ये थोड़ा सा महंगा मिलता है क्योंकि ये एक ओरिजिनल आर्डिनो है। आप देख सकते हैं इसमें भी 8 पिन की आईसी लगी है, और यही है दोस्तों हमारी ऑप एम्प। अगर आपको मैं इसका नंबर दिखाऊं तो आप इजी तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नंबर है दोस्तों LM358, जो कि दोस्तों हमारी एक लो पावर की डुअल कंपरेटर वाली ऑप एम्प आईसी है। ऑप एम्प का दोस्तों फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ऑप एम्प के अलावा और एक टीटीएल आईसी के अलावा और कोई भी आईसी यूज़ नहीं करी गई है। ये दोस्तों हमारा रेगुलेटर है, ये ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर एक पावर डिलीवरी के लिए एक छोटी आईसी लगी है जो कि हमारी 5 वोल्ट रेगुलेट करती है। तो अलग अलग दोस्तों यहाँ पर आईसीज का यूज़ करा है, बट यहाँ पर कोई भी रोम या रैम का यूज़ नहीं करा गया है। तो यही मैंने अभी आपको बताया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आपको क्रिस्टल देखने को मिल रहा है जो कि हमारा 16 मेगाहर्ट्ज का है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 16000 लिखा हुआ है, यानी कि ये हमारा एक 16 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल है। ये जो क्रिस्टल है गाइज ये हमारा क्लॉक सिग्नल दे रहा है इस टीटीएल आईसी को। गाइज इस माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक सिग्नल देने के लिए यूज करा गया है एक एसएमडी क्रिस्टल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत ही छोटे साइज का क्रिस्टल लगा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक और क्रिस्टल लगा है दोस्तों, और ये वाला क्रिस्टल का जो कनेक्शन है दोस्तों आप यहाँ पे ट्रैक देख सकते हैं, ये इस आईसी में जा रहा है। तो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये इस वाले माइक्रो कंट्रोलर को क्लॉक सिग्नल देने के लिए यूज करा गया है, और ये वाला क्रिस्टल दोस्तों हमारी टीटीएल आईसी को यहाँ पर क्लॉक सिग्नल देने के लिए यूज किया गया है।
तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो भी बताया था थ्योरी में वो सेम मैंने प्रैक्टिकल में आपको दिखा दिया है। गाइज एग्जांपल के लिए मेरे पास एक ये एलईडी टीवी का मदरबोर्ड है और इसके अंदर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आईसी का यूज किया गया है जो कि है हमारी मेन माइक्रो प्रोसेसर। बट दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी एडिशनल रैम देखने को नहीं मिल रही होगी। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था रैम हो सकती है कुछ इस प्रकार की, बट दोस्तों आपको इस बोर्ड में कहीं पे भी कोई रैम देखने को नहीं मिल रही है। उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं होते हैं, कुछ वेरिएंट्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है जिसके अंदर ही उस आईसी का रैम होता है। यानी कि ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा सीपीयू है, इस सीपीयू के अंदर ही इसका रैम बिल्ट इन दिया गया है। इस सीपीयू को पहले से ही कंपनी के द्वारा यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है कि आप इसकी जो रैम है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसकी रोम जो है उसे आप चेंज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसकी रोम आईसी जिसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर होता है यानी कि कोडिंग होती है। तो रैम तो इसके अंदर बिल्ट इन है, सीपीयू तो ये खुद ही है दोस्तों, और रोम भी यहाँ पर दे दिया गया है। गाइज यहाँ पर रोम को अलग से क्यों दिया गया है और रैम को बिल्ट इन क्यों दिया गया है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। गाइज यहाँ पे ये जो बोर्ड है इसके एप्लीकेशन यानी कि इस सीपीयू के एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है कि रोम या रैम को अलग देना है या नहीं। जहाँ पे भी दोस्तों हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर को चेंज करने की रिक्वायरमेंट ज़्यादातर आ सकती है, वहाँ पे दोस्तों हम रोम को अलग से दे देते हैं और उस प्रकार का ही सीपीयू यूज़ करते हैं जिसके अंदर रैम और सीपीयू यूनिट है बट उसके अंदर रोम नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर देख सकते हैं रोम अलग कर दी गई है और रैम और साथ ही सीपीयू बिल्ट इन वाला जो एक पैकेज था उसको यहाँ पर यूज़ किया गया है। इसके अलावा दोस्तों और भी एप्लीकेशंस आती है जैसे कि इस सीपीयू के अंदर ही हमारा ग्राफिक्स भी इंक्लूड कर दिया जाता है। तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, एक अलग टॉपिक है। आप मुझे कमेंट्स में अगर बताते हैं तो मैं आपके लिए और भी डिटेल में अलग अलग वीडियोस लेकर आऊँगा इसी सेम टॉपिक पर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने आपको बोर कर दिया है मुझे लगता है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो जाए। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर आईसी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं एटमेगा 328। दोस्तों इस आईसी को पहले से ही मैंने प्रोग्राम कर रखा है। प्रोग्राम करने के लिए मैंने यूज़ किया था मेरा एक होममेड प्रोग्रामर, आप देख सकते हैं, और इसका यूज़ करके ही मैंने इस आईसी को प्रोग्राम करा है। इस आईसी के अंदर मैंने एक एलईडी ब्लिंकिंग का कोड भी प्रोग्राम कर रखा है। दोस्तों इस आईसी की जो पिन D8 है यानी कि डिजिटल पिन 8 है वो है दोस्तों हमारी ये 14 नंबर की लास्ट पिन। तो इस पिन के साथ ही मैंने यहाँ पर ऑनबोर्ड एक एलईडी को कनेक्ट कर रखा है जो कि जब इस आईसी को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा और पावर दूंगा तो इस वाली एलईडी को ये ब्लिंक करा देगी आईसी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इसे डिटैच करेंगे ताकि अच्छी तरह से हम इस आईसी को इस पर माउंट कर सकें। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अभी प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूँगा जो भी मैंने आपको थ्योरी में बताया। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो हमारी आईसी है ये है हमारा माइक्रो कंट्रोलर जिसके अंदर ही हमारा स्टोरेज है मेमोरी, यानी कि दोस्तों इसके अंदर हमने पहले से ही जो हमारा डेटा था वो स्टोर करा दिया है। साथ ही इसके अंदर रैम है जो कि इसको फास्ट करेगा। इसके अंदर दोस्तों क्लॉक सिग्नल देने के लिए हमने क्रिस्टल को बाहर से यहाँ पर लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिस्टल ऑक्सीलेटर लगाया गया है और यहाँ पर जो क्रिस्टल की फ्रीक्वेंसी है वो भी आप देख सकते हैं 16 मेगाहर्ट्ज़ है। मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 16 मेगाहर्ट्ज़ का एक क्रिस्टल ऑक्सीलेटर यूज़ किया गया है। साथ में ही दो यहाँ पर पीएफ यूज़ किए गए हैं। पीएफ को क्यों यूज़ किया गया है अगर आपको पता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और चलिए दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसे आगे कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने आईसी को लगा दिया है। आईसी में प्रोग्राम पहले से ही है और यहाँ पर पावर देने के लिए आप इस आर्डिनो यूएनओ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको अलग से ही पावर दे के दिखाऊंगा जिससे आप कंफ्यूज ना हों। तो दोस्तों इसे हम साइड में रख देते हैं और साइड में रखने से पहले मैं आपको बता देता हूं मैंने दोस्तों एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर मैं आपके लिए आर्डिनो से रिलेटेड सभी प्रोजेक्ट्स को लेकर आऊँगा और उसके अंदर ही आपको सभी आर्डिनो की वीडियोस देखने को मिलेगी। तो आप चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट को भी वॉच ज़रूर करिएगा। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारी आईसी है अब हम इसके अंदर पावर सप्लाई इनपुट करेंगे। तो दोस्तों पावर देने के लिए मैं यहाँ पर इस तरह की एक लिथियम बैटरी का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि हम इसमें पावर देंगे। ये एक 3.7 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरी है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इससे पावर दे देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो माइक्रो कंट्रोलर है दोस्तों इसके अंदर हमने पहले से ही डेटा यानी कि जो हमारा कोडिंग है वो इसकी
EEPROM के अंदर पहले से ही फ्लैश कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारी आईसी है ये प्रोसेस कर रही है उस डेटा को, यानी कि उस डेटा में मैंने क्या दिया है कि हमारी जो डिजिटल पिन नंबर 8 है उस पे जो एलईडी कनेक्ट है उस एलईडी को 1 सेकंड के लिए ऑन करना है और 1 सेकंड के लिए ऑफ करना है। ये मैंने कोडिंग में लिखकर, जो कि गाइज हमारे C++ लैंग्वेज में लिखी गई है और वो हमारे आर्डिनो IDE के थ्रू इस आईसी के अंदर मैंने प्रोग्राम कर दी है अपने प्रोग्रामर आर्डिनो का यूज़ करके। अब दोस्तों ये जो आईसी है ये पहले से ही प्रोग्राम्ड है और हमारा आउटपुट भी दे रही है प्रोसेसिंग करके। अब सिंपली दोस्तों ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल माइक्रो कंट्रोलर का। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप करे यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए एक बोनस टिप और भी मैं लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है इसके साथ एडिशनल कंपोनेंट्स हमने यूज़ करा है, जो कि है एक क्रिस्टल, साथ में 2 PF। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जो कि इसको हमने रीसेट करने के लिए यूज़ की है। तो एडिशनल कंपोनेंट्स को लगाने के बाद ही दोस्तों हमारी जो एलईडी है वो ब्लिंक कर रही है। बट दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पर कोई भी इस तरह का क्रिस्टल यूज़ ना करें और जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो पूरा यहाँ पर प्रोसेसिंग कर दे, मतलब कि सिर्फ एक आईसी, एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी ही पूरा आउटपुट आपको दे दे, जिसके अंदर पहले से ही हमारी रैम, रोम और प्रोसेसर तीनों ही हमारे बिल्ट इन थे। प्लस उसके अंदर एक चीज़ हमने और ऐड कर दी, इसका क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, यानी कि अब हमको किसी भी एडिशनल कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ आईसी का ही यूज़ करेंगे। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये एलईडी ब्लिंक हो रही है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास एक और सेम आईसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ATmega 328P। और दोस्तों इसके अंदर मैंने इसका जो बूट लोडर है वो चेंज कर रखा है, यानी कि इसको अलग से फ्लैश करा है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने कोई भी क्रिस्टल कहीं पर भी नहीं लगाया है, आप देख सकते हैं अलग से कहीं पे भी नहीं लगा हुआ है और ना ही इस बोर्ड पे लगा है। इसके बाद यहाँ पर D8 नंबर की पिन, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से है, सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर भी एक एलईडी कनेक्ट करी है और इसके नेगेटिव पिन से रेजिस्टेंस को लगाकर इसके ग्राउंड में डाल दिया है। तो मैंने एलईडी के प्रोटेक्शन के लिए ही इस रेजिस्टेंस का यूज़ किया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसे पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। तो पावर सप्लाई मैं इसी बैटरी से इसे कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं ये वाली जो आईसी है इस एलईडी को ब्लिंक करा रही है, पर यहाँ पर क्रिस्टल लगा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे डिस्कनेक्ट करते हैं और इस वाले आईसी के साथ हम कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई को। तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस को देखकर कनेक्ट कर देता हूँ। तो गाइज अब आप देख सकते हैं ये जो हमारी एलईडी है ये ब्लिंक कर रही है और इसके साथ मैंने कोई भी एडिशनल यहाँ पर क्रिस्टल का यूज़ नहीं किया है, आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है इसके अंदर दोस्तों क्या क्या हो गया है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर था हमारा रोम, इसके बाद था दोस्तों रैम, इसके बाद था दोस्तों एक प्रोसेसर, और अब दोस्तों हमने क्या कर दिया इसके अंदर बिल्ट इन क्रिस्टल ऑक्सीलेटर भी दे दिया है। ये जो फीचर है ये मैन्युफैक्चर, यानी कि जो हमारे आर्डिनो आईसी के मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ही बिल्ट इन दे रखा है। बट दोस्तों अगर आपको उसे यूज करना है तो गाइज उसका थोड़ा सा मेथड अलग है, आपको अलग तरीके से इसे प्रोग्राम यानी कि फ्लैश करना होता है। अगर आपको ये भी सीखना है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के अंदर मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे आपके साथ एक और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे फ्रेंड्स, जय हिंद।